मैं एक कश्मीरी पंडित हूं। भारतीयता की भावना का सच्चे मन से विश्वास करने वाला, इस देश का एक शांतिपूर्ण, अहिंसक, धर्मनिरपेक्ष, शिक्षित, कानून का आदर करने वाला देशभक्त नागरिक। ये मेरी कहानी है। 19 जनवरी 1990 ये वो तारीख है जिसे आज तक कश्मीरी पंडित नहीं भुला पाए, ना ही जम्मू कश्मीर के वे लोग जो 19 जनवरी 1990 में वहाँ थे। ऐसा क्या हुआ था उस रात? सर्दियों की रात को क्यों 2 से 4 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा था? इसे जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका यूथ असेंबली में। मैं हूँ वैभव कौशिक आपके साथ। ये विषय है मेरे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी विस्थापित भाई और बहनों का। पूरा मामले की शुरुआत कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी। साल 1982 में जब शेख अब्दुल्ला की मौत हुई तो उनकी मौत के बाद उनके बेटे ने उनकी सीएम की गद्दी संभाली, जिनका नाम था फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला के सीएम बनने से कांग्रेस खुश नहीं थी। 1982 के बाद सीधा 1983 में एक बार चुनाव होते हैं। उस चुनाव में फिर से फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त बना के चुनाव जीतती है। लेकिन अगले ही साल 1984 में फारूक अब्दुल्ला के जीजा गुलाम मोहम्मद शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13 विधायकों को लेकर कांग्रेस में मिला देते हैं और सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। सत्ता परिवर्तन होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गिर जाती है, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ जाती है कश्मीर में। अब वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं गुलाम मोहम्मद शाह, जिसका विरोध पूरी तरह कश्मीर के लोग करते हैं। जनसंख्या बहुल इलाका था, मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी वहाँ पे। 1986 में एक तरफ राम मंदिर के ताले खुलवा दिए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, तो दूसरी तरफ वहाँ कश्मीर में इसका रिएक्शन देखने को मिलता है और पहली बार कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होता है। जगह जगह मंदिरों में जाते हुए कश्मीरी पंडितों को पकड़ा जाता है और ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं जिनमें कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होता है। ध्यान दीजिएगा, अत्याचार होता है, मौत अभी तक एक भी कश्मीरी पंडित की नहीं है। माहौल इतना बिगड़ जाता है घाटी में कि 7 मार्च 1986 में ही गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और इस तरह आज़ादी के बाद पहली बार कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। साल 1987 में कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसमें चौंका देने वाली बात ये होती है कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती है और ऐसे में ही इन दोनों के सामने एक अपोजिशन के रूप में उभर के आती है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। किस्सा बताया जाता है कि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के एक नेता मोहम्मद यूसुफ काफी, जो कि चुनाव के रिजल्ट वाले दिन शुरू से ही आगे चल रहे थे और उनके अपोजिशन जो नेता थे वो ये सोच के चले गए थे वहाँ से कि वो हार रहे हैं, मगर शाम होते ही उनको हार सौंपा दी जाती है और जो अपोजिशन लीडर वहाँ से चले गए थे उनकी जीत घोषित कर दी जाती है और मोहम्मद यूसुफ काफी के इस पे विरोध करने पे उन्हें जेल भेज दिया जाता है और जेल से निकलने के बाद मोहम्मद यूसुफ काफी सीधा टेररिस्ट संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ काफी की सबसे बड़ी मदद करते हैं JKLF के एक सुप्रीम लीडर यासीन मलिक। अशोक पांडे जी द्वारा लिखी हुई एक किताब कश्मीरी पंडित में एक किस्सा बताया गया है। उस किस्से में बताया गया है कि कश्मीर से एक बस चलती थी जो पिंडी पिंडी की आवाज लगाते हुए वहाँ के युवाओं को रावलपिंडी तक ले जाती थी और रावलपिंडी पाकिस्तान में उनको ट्रेन किया जाता था हथियारों से। उन्हें सिखाया जाता था कि कैसे बंदूकें चलाई जाती हैं, कैसे बॉम्ब चलाए जाते हैं। अब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का सिलसिला शुरू हो चुका था। साल था 1989 का और 1989 में पहली हत्या होती है बीजेपी के एक बड़े नेता टीकालाल टपलू की। इसी घटना के 2 महीने बाद 1989 4 नवंबर को नीलकांत गंजू, जो कि न्यायाधीश थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। उन्होंने JKLF के मकबूल भट्ट को फांसी की सजा भी सुनाई थी। उन दिनों एक घाटी में एक नारा बहुत जोरों पे था। नारा था रालिब गालिब चालिब। इसका मतलब था या तो हमारे साथ मिलो या मरो या यहाँ से भाग जाओ। 8 दिसंबर 1989 में प्रधानमंत्री VP सिंह की सरकार में होम मिनिस्टर रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का किडनैप हो जाता है और इस किडनैपिंग की पूरी जिम्मेदारी JKLF संगठन लेता है और रिहा करने के बदले में JKLF के 5 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की जाती है और बात गौर की है कि ये मांग मान भी ली जाती है। 4 जनवरी 1990 हिजबुल मुजाहिदीन का एक उर्दू अखबार जिसका नाम आफ्ताब था, उसमें एक विज्ञापन आता है
विज्ञापन में कहा जाता है, कश्मीरी पंडितों कश्मीर छोड़ दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। 19 जनवरी 1990 में जगमोहन जी को कश्मीर का गवर्नर बना दिया जाता है, जो कि पहले भी कश्मीर के गवर्नर रह चुके थे। कश्मीर की जनता उनका पुरजोर विरोध करती है और ऐसे विरोध में ही फारूक अब्दुल्ला अपने सीएम पद से रिजाइन दे देते हैं। माना जाता है कि जगमोहन जी के गवर्नर बनने से ही कश्मीर में और ज़्यादा हालत खराब हुए थे। कहा यह भी जाता है कि जगमोहन जो उस समय कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए कहा और उनको आश्वासन दिया कि अगले 3 महीने में उनको कश्मीर में वापस बसाया जाएगा। मगर एक दूसरा गुट इस बात का विरोध करता है और कहता है कि जगमोहन का इस बात से कोई लेना देना नहीं था। जगमोहन उसी दिन कश्मीर के गवर्नर बने थे जिस दिन कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के भाग गए थे। 399 में कश्मीरी पंडितों की मौत हो चुकी थी इस दौरान। ये सरकारी आंकड़े हैं, दूसरे आंकड़े कुछ और भी बताते हैं। कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का सिलसिला 1990 में ही नहीं थमा, उसके बाद भी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं होती रही। ये थी 19 जनवरी 1990 की कहानी। ये कोई एक ही दिन में नहीं हुआ था, ये पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स थी। कश्मीरी पंडितों का दर्द हम समझ नहीं सकते लेकिन बांट सकते हैं। आज भी कश्मीरी पंडित कश्मीर जाने को बेताब रहते हैं, वो कश्मीर जहाँ से उन्हें भगा दिया गया था। कश्मीरी पंडितों को इस तरह भगाए जाने को आप किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।